सुनसान सड़क थी, रात गहराई थी, चारों ओर घने जंगल और ज्यादा डरावने लग रहे थे। बिहारी ने म्यूजिक ऑन कर लिया। संगीत की लहरों से वातावरण बदल सा गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिहारी गाने के साथ खुद भी गुनगुनाता हुआ मस्ती में कार ड्राइव कर रहा था। कब वो चितानो कला की सीमा में प्रवेश कर गया, उसे पता ही नहीं चला। गांव में प्रवेश करते ही उसने साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया। वो जानता था कि गांव में सभी जल्दी सो जाते हैं और म्यूजिक से सबकी नींद खराब हो सकती है। तभी बिहारी को हैंडपंप चलने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि आज उसने पीने का पानी तो भरा ही नहीं है। वो कार को हैंडपंप की ओर ले गया और उसने हैंडपंप के ठीक सामने कार रोक दी और बोतल लेकर कार से बाहर आया तो उसने देखा कि हैंडपंप एक महिला चला रही थी। बिहारी चुपचाप पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद भी जब उस महिला का घड़ा नहीं भर पाया तो बिहारी हैंडपंप की ओर आ गया। महिला ने घूंघट ओढ़ी थी, इसलिए उम्र का अंदाजा कर पाना मुश्किल था, जिसके कारण संबोधित करने में समस्या थी। और वैसे भी बिहारी ब्रह्मचारी स्वभाव का था। वो महिला से बातचीत करने में कतराता था। बिहारी उधेड़ बुन में था, तभी उसकी नजर घड़े पे पड़ी। आकार के हिसाब से तो घड़े को 5 मिनट में ही भर जाना चाहिए था। ये कौन सा साइंस है, ये बिहारी को समझ भी नहीं आया। तभी उसके दिमाग ने काम किया। अरे, इनका घड़ा मिट्टी का है और इसमें छेद भी होगा, तभी ये भरे जा रही है और ये पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर बिहारी ने महिला से कहा, लगता है आपके घड़े में दरार पड़ गई है, तभी ये भर नहीं पा रहा है। आप थक जाएंगी हैंडपंप चलाते हुए। बिहारी की बात सुनकर महिला ने हैंडपंप चलाना बंद कर दिया और घड़ा उठाकर जाने लगी। बिहारी हैरत से देखने लगा। उंगली को होठों पे रखकर वो सोचने लगा, अगर घड़े में छेद होता तो घड़े से पानी निकलता हुआ दिखता। खुद से ही बड़बड़ाते हुए बिहारी ने कहा, खैर जो भी हो, पानी लेकर जल्दी से घर पहुंचकर सो जाऊंगा। बोतल भरने के बाद बिहारी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट कर दी। बिहारी अब भी हैंडपंप पे हुए वाक़ये पे विचार कर रहा था। उसके सभी तर्क विफल हो रहे थे। बिहारी वैज्ञानिक ढंग से स्वयं को उदाहरण देकर हर वस्तु के क्रियाविधि के बारे में समझा रहा था। न्यूटन का ये नियम ऐसे लागू होता है। अब जैसे कार को ही देखो, इसके शीशे सजावट के लिए थोड़े ही है और इसके पीछे भी विज्ञान है। ये कहते हुए बिहारी ने जैसे ही कार के शीशे में देखा तो पाया कि पीछे की सीट पर वही हैंडपंप वाली महिला बैठी है। ये देखते ही बिहारी का ध्यान भटका और उसका संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी दाएं बाएं चलती हुई एक पेड़ से जा टकराई। बिहारी बेहोश हो गया। बिहारी की गाड़ी तेजी से पेड़ से टकराई, जिसके कारण तेज आवाज से आसपास के घरों के लोग जाग गए। बिरजू, जिसका मकान उसी पेड़ के पास था, हड़बड़ी में घर से बाहर निकल के आया। यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने पर उसे बिहारी की कार पेड़ के पास दिखी। अपने बेटों को आवाज लगाता हुआ वो दौड़कर उस पेड़ के पास पहुँचा। शोरगुल से आसपास के घरों के भी किवाड़ खुलने लगे और कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बिरजू के दोनों बेटे हरिया और लाला ने अपनी सूझबूझ से कार का दरवाजा खोला और मूर्छित बिहारी को बाहर निकाला। अचेतावस्था में ही बिहारी को बिरजू के घर ले जाया गया। बिरजू की बिटिया चंपा ने तुरंत खटिया बिछा दी और टेबल फैन लगा दिया। बिहारी को सावधानी पूर्वक खटिया पर लिटाकर लाला और हरिया भीड़ के सामने आकर सारा घटनाक्रम सुनाने लगे। शांता ताई ने साड़ी के पल्लू का कोना अपने दांत में रखते हुए कहा, हो ना हो, इसके पीछे पुराना हैंडपंप ही है। सत्तू काका भी आ गए थे। उन्होंने शांता ताई की बातों का समर्थन करते हुए कहा, ठीक कहा आपने, मैंने तो हजारों बार उसे उस हैंडपंप पे जाने से रोका, पर आज की युवा पीढ़ी किसी की सुनती ही कहाँ है। भीड़ में उपस्थित सबसे वयोवृद्ध राज हुजूर सिंह ने कहा, घटना के पीछे की वजह तो डॉक्टर साहब के होश आने पे ही पता चलेगी, अभी व्यर्थ की चिंता से क्या लाभ। सभी ने उनकी बात का सम्मान करते हुए हामी भर दी, पर सबके मन में वजह सिर्फ और सिर्फ पुराना हैंडपंप ही था। सब अपने अपने घर को लौट गए। पंछियों के मधुर कलरव और शिव मंदिर की प्रातः आरती की घंटा ध्वनि से बिहारी की नींद खुल गई।
खुद को नई जगह पाकर वो चौंक कर उठ बैठा। हाथ में जल का पात्र लिए चंपा उनकी ओर आई और कहा, खम्मा गणिसा। तो बिहारी ने सकुचाते हुए कहा, जी नमस्ते, मैं यहाँ कैसे? तो चंपा ने कहा, कल आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। हम बेहोशी की हालत में ही आपको यहाँ लाए थे। आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, फिर भी माँ ने कल आपका उपचार कर दिया था। तभी चंपा की माँ चाय लेकर वहाँ आई और बिहारी का हालचाल पूछने लगी। उसने चाय का प्याला बिहारी को देते हुए कहा, अब कैसे हो बेटा? तो बिहारी ने कहा, जी ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे बहुत जरूरी काम से जयपुर जाना है, मैं चलता हूँ। चाय का घूंट समाप्त कर बिहारी अपने घर की ओर चल दिया। बिहारी को रात की घटना परेशान कर रही थी। अब तक जिसे वो एक मिथक मान रहा था वो आईने की तरह साफ हो चुका था। जल्द ही बिहारी पुराना हैंडपंप से जुड़ी सभी बातों को जानना चाहता था। गांव वाले भी कल हुई घटना की वजह जानने के लिए बिहारी का इंतजार कर रहे थे, पर बिहारी सबसे बचता हुआ अपने घर आ गया था और तुरंत तैयार होकर जयपुर के लिए रवाना हो गया। बिहारी कार ड्राइव कर रहा था। उसे अब भी यही डर था कि पीछे मुड़ के देखने पर फिर से कहीं उस महिला से मुलाकात न हो जाए। शिव जी को याद करता हुआ बिहारी जयपुर पहुंच गया और विक्रम को कॉल करके उसका पता पूछा तो विक्रम ने उसे अपना लोकेशन व्हाट्सएप कर दिया। बिहारी ने कार वैशाली नगर की ओर मोड़ दी। कुछ ही देर में बिहारी विक्रम के घर पहुंच गया। विक्रम पार्किंग लॉट में ही खड़ा था। उसने बिहारी को गले लगाते हुए कहा, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी मेहमान नवाजी का मौका दे दिया। अपने भाव को छुपाकर बिहारी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ परेशान सा था। विक्रम उसे घर के अंदर ले आया। उसने बिहारी का परिचय परिवार के सभी सदस्यों से करवाया। बिहारी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद विक्रम बिहारी को अपने रूम में ले गया और उसने बिहारी से कहा, भाई तेरी शक्ल बता रही है कल कुछ कांड हुआ है, अब जल्दी बता क्या हुआ कल। उसके बाद बिहारी ने सारा घटनाक्रम विक्रम को बता दिया। उसके बाद उसने विक्रम से कहा, बस अब तू मेरी इतनी सी मदद कर दे कि मुझे पुराना हैंडपंप का सारा इतिहास बता। तो विक्रम ने कहा, वो तो तू मेरी नानी की जुबानी सुन ले, वो मुझसे ज्यादा जानती है, वो यही हमारे साथ रहती है। विक्रम और बिहारी नानी की रूम की ओर चल दिए। नानी पीठ को दीवार से टिकाए अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। बिहारी ने उनके पैर छूते हुए कहा, नानी मुझे पुराना हैंडपंप की कहानी सुननी है। नानी को कहानी किस्से सुनाने का बड़ा शौक था। उत्साहित होते हुए उन्होंने शुरू से पुराना हैंडपंप का इतिहास बताना शुरू कर दिया। बात उन दिनों की है बेटा जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत में अनेकों नई नई तकनीक का विकास किया। उन्हीं में से एक हैंडपंप भी था। चित्तानु कला आमेर का ही गांव है और उस समय तो राज्य रजवाड़े ही होते थे। आमेर रियासत में चित्तानु कला के उधम सिंह सिपा सालार हुआ करते थे। उनकी ही देन थी वो पुराना हैंडपंप। उस समय जाति पाति का भेदभाव भी बहुत हुआ करता था। बाकी लोग जल संकट के समय दूर गांव जाया करते थे। ऐसे ही एक बार झलकारी जो कि एक निर्धन परिवार की महिला थी उस पुराना हैंडपंप पर आई। उसने बहुत मिन्नतें की, बस एक घड़ा जल भर लेने दो, मेरा बच्चा प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी, उल्टे ये कह दिया, अपने कुएं से पानी भर लो। झलकारी ने धीमे स्वर से कहा, कुआं सूख चुका है। उस औरत ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, सूख गया तो तुम्हारी समस्या है। वो बेचारी घड़ा लेकर पास के गांव दौड़ी और जब तक वो पानी लेके वापस आई उसके बेटे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सकी और घड़े सहित धड़ाम से नीचे गिर गई। माँ की ममता ही थी कि गिरते ही झलकारी के प्राण निकल गए। उसके बाद से ही झलकारी पुराना हैंडपंप पे दिखाई देने लगी। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से पानी भरना छोड़ दिया। कहानी सुनने के बाद बिहारी ने कहा, नानी क्या झलकारी बाई हमेशा ऐसे ही रहेगी? तो नानी ने उदास होते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर कोई हिम्मत वाला उस वक्त उससे पानी मांगे जब वो हैंडपंप पर पानी भर रही हो और याचना पर निर्विरोध प्यासे की प्यास बुझा दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, पर ये संभव नहीं है। ये सुनकर बिहारी ने कहा, धन्यवाद नानी, अब आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, जल्दी ही फिर आऊंगा।
ये कहकर बिहारी ने विदा ली। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी था। बिहारी चितानु कला की ओर तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे पे संतोष के भाव थे। संध्या का समय था। शिव मंदिर पर आरती की तैयारी चल रही थी। बिहारी ने कार मंदिर के सामने रोक दी। आरती समाप्ति के बाद बिहारी ने संकल्प लिया, हे शिव, अगर मेरे भाव सच्चे हैं तो मुझे मेरे कार्य में सफलता मिले। अब मैं तभी जल ग्रहण करूंगा जब झलकारी बाई मुझे पानी पिलाएगी। कठोर संकल्प लिए बिहारी अपने घर आ गया। उसने कमरे में आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिलहाल वो किसी से भी बात कर पाने की स्थिति में नहीं था। रात के करीब 11 बज रहे थे। बिहारी का कंठ सूखने लगा। अब बिना पानी के रहना मुश्किल हो रहा था। बिहारी को झलकारी का बेसब्री से इंतजार था। रात करीब 12:30 बजे बिहारी घर से निकला और पुराना हैंडपंप की ओर चल दिया। बिहारी का चेहरा मुरझा सा गया था। अब तो उसके चलने की गति भी धीमी सी हो गई थी। पर वहां जाने के बाद बिहारी ने देखा कि हैंडपंप पर कोई भी नहीं था। वो सारी रात वहीं पे बैठकर इंतजार करता रह गया। पूरे गांव में बिहारी के जल त्याग की बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोग बिहारी को समझाने लगे कि क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। जब बिहारी ने किसी की भी बात नहीं मानी तो सत्तू काका ने उसे अंगूर और संतरे देते हुए कहा, तुमने जल त्यागा है, फल नहीं, ये खाते रहो, प्यास बुझेगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। रात के करीब 1 बज रहे थे। बिहारी फिर हैंडपंप की तरफ गया। हैंडपंप चलने की आवाज ने बिहारी के शरीर में स्फूर्ति पैदा कर दी। वो तेज गति से हैंडपंप पहुंच गया। वहां घूंघट ओढ़े वही महिला घड़ा भर रही थी। बिहारी उस महिला के पास गया और उसने धीरे से कहा, मैं आज अपनी बोतल लाना भूल गया हूँ, क्या आप मुझे घड़े से पानी पिला देंगी? महिला ने कुछ नहीं कहा। वो लगातार हैंडपंप चलाती रही। गांव वाले भी अपने अपने घरों के छज्जों व झरोकों से ये दृश्य देख रहे थे। महिला घड़ा लेकर जाने लगी तो बिहारी समझ गया कि उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। उम्मीद टूटने के साथ ही उसकी शक्ति ने भी जवाब दे दिया था। माँ माँ चिल्लाता हुआ वो जमीन पे गिर पड़ा। प्यास से तड़पता हुआ बिहारी अचेत होने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। अध खुली आंखों से बिहारी को धुंधली छवि दिखाई दी। वही घूंघट वाली महिला थी जो बिहारी के सिर को सहला रही थी। बिहारी के मुंह को अपने आंचल से पोंछ रही थी। उसने अपने घड़े से पानी लेकर हाथ की अंजलि से भरकर बिहारी को पानी पिलाया। बिहारी गटगट पानी पीने लगा। जब वो तृप्त हो गया और उसकी प्यास बुझ गई, तब वो हैंडपंप के चारों ओर बनी मेड़ का सहारा लेकर उठ बैठा। उसने देखा कि पानी का घड़ा तेज आवाज के साथ टूट गया और झलकारी की आकृति विलुप्त हो गई। अब पुराना हैंडपंप बिहारी की तरह सभी के लिए सुलभ हो गया था।